हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोटर डेवलपमेंट इन न्यूनेट, नवजात शिशु में क्रियात्मक विकास। अभी तक अपन जो ये मोटर डेवलपमेंट जो पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ अपन लोग पढ़ चुके हैं और ये थोड़ा सा शुरू में लंबा है क्योंकि इसमें काफ़ी तरह के विकास होते हैं, ऊपर से नीचे तक, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सारे विकास और आंतरिक अंगों का विकास, नेत्रों का, उनको किस तरह से घुमाया जाता है, किस तरह से वो करते हैं, कैसे दाएं बाएं देखना शुरू करते हैं, हर एज के हिसाब से, हर माह के हिसाब से उनका ये चलता है। तो ये थोड़ा सा अपने लिए लंबा हो जाता है। तो जो नियोनेट होता है तो उसका मोटर डेवलपमेंट, आज उसमें जो क्रियात्मक विकास होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो शिशु में तो क्रियात्मक विकास तभी से प्रारंभ हो जाता है जब से वह माता के गर्भ में पल रहा होता है। पता ही है अपन को, इसका अनुभव गर्भवती माताएं 5वें-6ठे माह में करती हैं। जन्म के बाद भी शिशु कई क्रियात्मक क्रियाएं करता है, कई मोटर एक्टिविटीज़ जो कि वो करता रहता है, जो निरर्थक व उद्देश्यहीन होती हैं। इसी कारण वह पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि अभी तक उसका वो पूरा अपना बना नहीं होता है ना, तो उसने करनी होती है और वो इसीलिए दूसरों पर भी आश्रित रहता है। उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय होती है, क्योंकि वह तब तक उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं होती हैं, तंत्रिकाएं तंत्रों केंद्रों में न तो समन्वय नहीं हो पाता है और भी कई तरह की उसकी जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं। अतः शिशु को जहाँ जिस करवट लिटा दिया जाता है वह उसी करवट में रहता है। जैसे कि जन्म के 2 से 3 दिन बाद शिशु कभी अपनी आँखों को बंद करता है तो कभी खोलता है। वह थोड़ी देर के लिए प्रकाश की ओर देखता है और फिर आँखें बंद कर लेता है। उसकी दृष्टि में समन्वय नहीं होता है। इसी प्रकार वह मुंह को बंद करता है एवं खोलता है, उंगलियों को चूसता है। ये सभी क्रियाएं शिशु में स्वतः ही होती रहती हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और यह छोटे से बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो क्रिया है वो ज़्यादा अच्छी होती जाएंगी। पहले अभी तो अपन 2-3 दिन बाद जो हो रही है क्रिया है उनको पढ़ रहे हैं न्यूनेट की। न्यूनेट जिसने जन्म लिया ही है अभी, उसकी दृष्टि में समन्वय नहीं होता है। इसी प्रकार मुंह को बंद करता है, खोलता है, उंगलियों को चूसता है। ये सभी क्रियाएं शिशु में स्वतः ही होती रहती हैं, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती हैं। अतः शिशु की ये सभी क्रियाएं निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होती हैं। परंतु इन क्रियाओं के शिशु के विकास में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये ही क्रियाएं विकसित एवं परिष्कृत होकर क्रियात्मक कौशलों मतलब मोटर स्किल्स का आधार बनाती हैं और शिशु बड़ा होकर विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियात्मक कौशलों को करना सीखता है। जैसे नवजात शिशु के द्वारा की गई क्रियाओं को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार की होती हैं क्रियाएं। तो नवजात शिशु होता है, उसकी जो क्रिया है, मोटर डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये आप समझने की कोशिश करिए। पहला है सामान्य क्रियाएं या समूहीकृत क्रियाएं, जिसे कि जनरल या मास एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो कि सामान्य होती हैं कि बॉल उठा ली, करवट बदल ली, मुस्कुरा लिया, इस टाइप से। और दूसरी जो होती हैं वो विशिष्ट क्रियाएं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो पहला वाला पढ़ेंगे, सामान्य क्रियाएं या समूहीकृत क्रियाएं, जिन्हें जनरल या मास एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो सामान्य क्रियाएं, अब सामान्य क्रियाएं ये जो है, ये देखिए आप, सामान्य क्रियाएं या जनरल या मास एक्टिविटीज़ सामान्यतः क्रियाओं को समूहीकृत क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जब शिशु को किसी एक अंग को हिलाया डुलाया या गुदगुदाया जाता है तो शिशु की क्रियाशीलता केवल उसी अंग में नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण अंग उसका क्रियाशील हो जाता है। जैसे यदि शिशु के एक हाथ की मुट्ठी को खोला जाए तो शिशु दूसरे हाथ की मुट्ठी भी खोल देता है। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये एक एक्टिविटी है मोटर डेवलपमेंट की, जो कि उसकी एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, जो कि दूसरे हाथ की जब खोलनी नहीं है फिर भी खोल दी तो अपन उसको निरर्थक कह रहे हैं, लेकिन वो ही उसको जाके एकदम रिफाइंड करेंगी उनकी क्रियाओं को। उसी प्रकार यदि उसके एक पैर को खोला जाए तो शिशु दूसरे हाथ
की मुट्ठी भी खोल देगा, कि उंगलियों के पंखे भी सामान फैला देता है, घुटने मोड़ने लग जाता है, वह करवट लेने की कोशिश करता है। इस प्रयास में उसका संपूर्ण शरीर ही क्रियाशील हो जाता है। अतः एक ही क्रिया के उद्दीपन से संपूर्ण शरीर गतिशील हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब सामान्य क्रिया समाप्त हो जाती है तो शिशु जल्दी ही थककर सो जाता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर की क्रियाशील होने से अधिक मात्रा में ऊर्जा का व्यय होता है। और ये तो आपको पता ही है, ऊर्जा जितनी व्यय होगी उतनी जल्दी थकान आएगी तो नींद भी आएगी। और वैसे भी छोटे बच्चे तो बस खाना खाने के लिए, मलमूत्र त्याग के लिए तभी उठते हैं, वरना ज़्यादातर उनका सोने पर ही ध्यान रहता है, क्योंकि उनकी प्रकृति का ही ये नियम चला आ रहा है। शारीरिक कष्ट, पीड़ा एवं भूख की स्थिति में भी सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण बालक हाथ पैरों को पटकने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तेज प्रकाश तथा अंधकार, तीव्र शोर तथा अधिक गर्मी के कारण भी नवजात शिशु की सामान्य क्रियाएं बढ़ जाती हैं। अब ये तो है ही कि अगर तेज प्रकाश होगा, अंधेरे से तेज प्रकाश में, वो तो अपन लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है। अध्ययनों से ये भी ज्ञात हुआ है कि अलग अलग शिशुओं में सामान्य क्रियाएं भी अलग अलग प्रकार से होती हैं। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क ना हो उनकी क्रियाओं में। यहाँ तक कि एक ही शिशु के सामान्य क्रियाओं का स्वरूप अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। जैसे देखिए ये विशिष्ट क्रियाएं, तो विशिष्ट या स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों की प्रतिक्रिया एक निश्चित विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी ही होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान व समय परिवर्तित कर देने से भी इन क्रियाओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। ये जो विशिष्ट क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार की होती है, जो कि सेकंड क्रिया मैंने बताई थी ना कि क्रियाओं के दो प्रकार होते हैं, एक सामान्य और या समूहीकृत या जनरल, और दूसरी होती है स्पेसिफिक या विशिष्ट। तो उनके भी विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिशु विशेष उद्दीपकों की प्रतिक्रिया एक निश्चित विशेष ढंग से करता है। ये क्रियाएं सदैव एक जैसी होती हैं। उद्दीपकों के प्रकार, स्थान व समय परिवर्तित कर देने से भी इन क्रियाओं पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब कुछ भी स्थान परिवर्तित कर दो या प्रकाश तेज कर दो, धीमा कर दो, पर उसने जो क्रिया करनी है वो करनी है, वो विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत आता है। विशिष्ट क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं, सहज अनुक्रियाएं, इन्हें रिफ्लेक्सेस कहते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे की आँख के पास लेके जाओ तो पहले उसको डर नहीं लगता है, तो वो पलकें ऐसे खोल ही रखता है, धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट करता है, पलक झपक लेता है, तो रिफ्लेक्शंस कहलाते हैं। और पहला तो सहज अनुक्रियाएं, दूसरा सामान्यीकृत अनुक्रियाएं, जनरलाइज रिफ्लेक्शंस। जनरलाइज रिफ्लेक्शन के अंदर ये जो पहला मैं आपको सहज अनुक्रियाएं या नॉर्मल रिफ्लेक्सेस, बालकों के जीवन में सहज अनुक्रियाओं का बड़ा ही योगदान है। सहज अनुक्रियाओं के माध्यम से बच्चा हानिकारक वस्तुओं से अपनी रक्षा करता है तथा वातावरण के साथ समायोजित होने में सफल होता है। सहज क्रियाएं ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती हैं जो स्वतः ही सभी बालकों में रहती हैं। सहज क्रियाओं के अंतर्गत छींकना, खांसना, सांस लेना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना आदि आता है। ये क्रियाएं जन्मजात होती हैं जो सहजी उद्दीपकों के प्रतिक्रिया स्वरूप होने लगती हैं। उद्दीपक मतलब यही हो गया कि उद्दीपकों के परिवर्तन होने पर भी इन क्रियाओं के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु प्रमुख सहज क्रियाएं निम्नानुसार जो नवजात शिशु में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए कि आँखों की पुतली की सहज अनुक्रिया, मतलब पिपिलरी रिफ्लेक्सेस। यह क्रिया शिशु जन्म के 12 घंटे के बाद प्रारंभ होता है। इसमें शिशु की आँखों को सुरक्षा मिलती है। इस क्रिया में जब नवजात शिशु को उजाले से अंधेरे में अथवा अंधेरे से प्रकाश युक्त स्थान पर ले जाया जाता है तो उसकी आँखों की पतलियों का आकार जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है और उजाले में घट जाता है।
जबकि तीव्र प्रकाश में उसका छोटा हो जाता है। इस कारण शिशु आँखों के पलकों को खोलना एवं बंद करने लग जाता है। ये भी रिफ्लेक्सेस मैंने बताया था ना कि ये आई रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो कि विशिष्ट क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। और विशिष्ट के अंदर भी जो स्पेसिफिक जो होती हैं या नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके अंतर्गत आती हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में एक दूसरा जो पॉइंट है वो है कि चूसना या सहज अनुक्रिया, जिसे कहते हैं सक रिफ्लेक्सेस। जब नवजात शिशु के होठों, गालों से उंगली या स्तन का स्पर्श कराया जाता है तो वह चूसने की क्रिया प्रदर्शित करता है। यह उंगली स्तन को मुंह में लेकर सहज रूप से ही उसे चूसने लगता है। ये प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं। कई बार देखो कई बच्चे अंगूठा भी चूसने लग जाते हैं, तो उसके भी कई कारण हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर है मांसपेशियों की सहज अनुक्रिया, टेंडम रिफ्लेक्सेस। इस क्रिया में जब नवजात शिशु के मांसपेशियों, स्नायुओं के उद्दीपन स्टिमुलेटेड किया जाता है तो उसमें संकुचन होने लगता है, जिसके कारण शिशु घुटना मोड़ने लगता है, पैरों को झटकता है, हाथों को पटकता है, आदि आदि। फिर है पाँव के तलवे की सहज अनुक्रिया। पाँव के तलवे की मतलब बेबी नस की रिफ्लेक्सेस कहते हैं, बड़ा मस्त होता है ये बेबी नस की रिफ्लेक्सेस। नवजात शिशु को यह क्रिया जन्म से लेकर 6 माह की अवस्था तक पाई जाती है। इस क्रिया में जब शिशु के तलवों को सहलाया जाता है तो अपने पैरों को, उंगलियों को पंखे के समान फैला लेता है, ऐसे कर लेता है। तो ये जो रिफ्लेक्सेस थे जो कि नॉर्मल रिफ्लेक्सेस में थे, अब जो कल अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरलाइज्ड रिस्पॉन्सेस, सामान्यकृत अनुक्रियाएं। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।